जी नमस्कार, एलविन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, सहयोग लेकर। कक्षा में हम पढ़े मृदा सॉइल के बारे में, 8 प्रकार की भारतीय मृदाओं के बारे में। उसके बाद अमेरिका के कृषि विज्ञान संस्थान के अकॉर्डिंग जो भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया गया था अपने भारतीय मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़े। अब आइए मृदा के क्षरण को कैसे रोका जाए उसके बारे में कुछ विधियां हैं, ठीक, उसको हम आज पढ़ेंगे। और इस कक्षा में इस पाठ से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी होंगे। आइए देखते हैं जो मृदा संरक्षण की विधियां हैं। मृदा संरक्षण की विधियों में पहली विधि है समुच्च रेखीय रोधिकाएँ। समुच्च मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक, ये मान लीजिए इस क्षेत्र पे ये ऊंचाई है, तो समुच्च मतलब समान ऊंचाई की जो चीज़ें होती हैं। जैसे ये मान लीजिए कि किसी क्षेत्र पे ये समान ऊंचाई की चीज़ है। समुच्च मतलब सम धन ऊंचाई, ठीक, समुच्च हो गया। रेखीय रोधिकाएँ, ठीक है, रेखीय जैसे ये रेखा बना के इसको रोका जाता है, मिट्टी के क्षरण को। ये जानिए जो मृदा के संरक्षण की विधियां हैं वो या तो पर्वतीय ढालों पर, ठीक, या खाई वाले स्थानों पे, या जहाँ पे ढलान वाली मिट्टी होती है उसी के लिए जितनी सारी आपको विधियाँ दिखेंगी वो सब उसी प्रकार के मृदा संरक्षण के लिए है। तो इसमें क्या किया जाता है, समुच्च रेखीय रोधिकाएँ मतलब जो समान ऊंचाई की मिट्टी है, ऊंचाई ढालों पे या ढलान पे, उस पे ऐसे रोधिकाएँ बना के उस पे पत्थर, घास, मृदा ये सब डाल के उसके बहाव को रोका जाता है, ठीक। मृदा तो रुक जाएगी लेकिन जो पानी है वो रिस के उससे निकलता रहेगा, ठीक। तो उस जल के भी संरक्षण के लिए और संचयन के लिए यहाँ पे क्या बनाई जाती है, खाइयाँ बनाई जाती है और उसमें इसका पानी इकट्ठा हो जाता है। पहले प्रकार की जो समुच्च रेखीय रोधिकाएँ हैं वो क्या कहते हैं, समान ऊंचाई वाले जो स्थान है उस पे पत्थर घास डाल के मिट्टी के कटाव को या बहाव को रोका जाता है, और जो उससे जल छन के या उससे निकलता है पतले धारों में, उसको इकट्ठा करने के लिए, जल के संरक्षण के लिए, संचयन के लिए, या मिट्टी में जल का जो लेवल है उसको बनाए रखने के लिए खाई बना दी जाती है जहाँ पे उसका पानी आता है, और उसको गिरा के उसी में रोक के उसका संरक्षण किया जाता है, ठीक। दूसरे प्रकार की जो हम लोगों के मृदा संरक्षण की विधि है उसमें समुच्च रेखीय जुताई, ठीक। ये कैसे है, जैसे ये आपका ढाल है, ढाल से नीचे बहते जल के लिए है, ढाल से जो नीचे जल बह रहा है उस प्रकार के मृदा के संरक्षण के लिए समुच्च रेखीय जुताई होती है। मतलब समान ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है उस पे जुताई कर दिया जाता है, ठीक है, और उस पे जुताई करके उस पे पौधे, छोटे छोटे पेड़ ये लगा दिए जाते हैं जिससे मिट्टी क्या हो जाए, इनके जड़ों में जमा हो जाए और मिट्टी का बहाव रुक जाए, ठीक। इस प्रकार की जो विधि अपनाई जाती है वो पहाड़ी ढालों पर अपनाई जाती है। यह जो समुच्च रेखीय जुताई मृदा संरक्षण की एक विधि है, यह किसके लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद है, या कह सकेंगे एक शब्द में कि मतलब पहाड़ी ढालों पर इस प्रकार की मृदा संरक्षण की विधि अपनाई जाती है, ठीक। पहले समुच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाएंगे, मतलब समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे रोधिका मतलब रोकने के लिए, जैसे रोधिका से मतलब रोकना, ठीक। पत्थर घास मृदा जो आपको मिलेगा उसको डाल के उसको पहले मृदा को रोकेंगे, उसके बाद पानी जो निकलता है, पानी तो रुक नहीं पाएगा पूरा, तो वो जो पानी निकलेगा उसको नीचे एक जहाँ पानी पूरा आ रहा है वहाँ खाई बना के जल के संरक्षण
के लिए वहाँ पे खाई बना देंगे। दूसरे प्रकार की जो हम लोगों की विधि थी समुच्च रेखीय जुताई, वो पहाड़ी ढालों के लिए उपयुक्त होती है। इस पे जुताई कहते हैं, बहते जल को रोकने के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का काम करता है। अगला मल्च बनाना, एक विधि है मृदा संरक्षण की, मल्च बनाना। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि आपका बागीचा है, ठीक, एक यहाँ पेड़, यहाँ पेड़, यहाँ पेड़, यहाँ 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 यहाँ, ठीक, ये पेड़ पौधे हो गए, ठीक। इसमें जो बीच वाली जो भूमि होती है, गैपिंग वाली, ठीक, इसमें क्या किया जाता है, शैवाल से या मृदाओं से, दूसरे प्रकार की मृदाओं से इसको ढक दिया जाता है, ठीक है, ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक तो मृदा का क्षरण नहीं होता है, ठीक, और जैसे मृदा का क्षरण होने लगेगा तो उसके साथ साथ पानी भी बाहर जाता है, ठीक, और पानी बाहर जाएगा तो जो इसकी आर्द्रता है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो विधि है मल्च बनाना, ये पौधों के बीच में जो अनावरित भूमि होती है, जो मतलब आच्छादित नहीं होती है, ठीक, उनको शैवालों से ढक दिया जाता है। शैवालों से ढकने से दो फायदे होते हैं, इस मृदा, जो मृदा है वहाँ पे आर्द्रता बनी रहती है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये मृदा का क्षरण नहीं हो पाता है, ठीक। अब अगले प्रकार की जो संरक्षण की विधि है मृदा संरक्षण की, वो वेदिका फार्म है। ये सपाट सतह की कृषि है, जैसे ये सपाट है, वेदिका मतलब नाली बना, मेड़ बना के जो कृषि का फार्म होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया जाता है, जिससे हम मिट्टी की सुरक्षा कर सकें। ये सपाट सतह की कृषि के लिए वेदिका फार्म की जो विधि है मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। आइए अगले में और देखते हैं मृदा संरक्षण की विधियाँ। देखिए, अब मृदा संरक्षण की जो अगली विधि है रक्षक मेखलाएँ, ठीक है। ये रक्षक मेखलाएँ तटीय और शुष्क प्रदेशों में यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि में क्या किया जाता है, जैसे जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक, वहाँ पे पवन गति को कम करने के लिए, गति को कम करने हेतु यहाँ पे क्या किए जाते हैं, पेड़ मतलब घने पेड़ लगा के रक्षक मेखलाएँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे रक्षक मेखला बनाई जाती है और पवन की गति को रोका जाता है। यह मृदा संरक्षण के लिए क्या है, मृदा संरक्षण का जो आवरण होता है, ये आवरण, जैसे मृदा आवरण मतलब मृदा के ऊपरी भाग में खनिज, वायु, जीवाश्म आदि को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएँ बनाई जाती है, जो मृदा संरक्षण की एक अन्य विधि है। ये कहाँ अपनाई जाती है, तटीय और शुष्क प्रदेशों में, ठीक। अगली जो है मृदा संरक्षण की विधि, वो चट्टान बांध बना दिया जाता है। चट्टान बांध क्यों बनाया जाता है, मान लीजिए ये नदी है, नदी का पानी फैला और इधर आपकी समतल भूमि है, ठीक, तो यहाँ पे चट्टान डाल के आप सामान्यतः नदी के आसपास रहने वाले लोग इसे जानते होंगे, यहाँ पे पत्थर, लोहा, ये सब लगा के पानी के बहाव को कम कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, इससे मृदा का अपरदन कम हो, ठीक। अब जो अगली महत्वपूर्ण विधि है बीच में फसल उगाना। आप देखते हैं जैसे बागीचा होता है, ठीक, बागीचे में पेड़ लगे हैं, ये क्षेत्र है मान लीजिए, इसमें जो भूमि बच जाती है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, फसल उगा दिया जाता है, या तो गेहूं की फसल, या आप कहीं देखेंगे धनिया, या फिर हल्दी की
फसल बीच बीच में क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो फसल सही रहती है उसको उगाया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे बागीचा है, पेड़ का जो जड़ हो गया, जड़ पे पानी का बहाव आके और मिट्टी को अपर्दित करता है, मिट्टी का अपर्दन होता है। इस अपर्दन को रोकने के लिए जो खाली जगह होती है वहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, खेती की जाती है। खेती जितनी भूमि रहेगी, भूमि के सापेक्ष जो उचित कृषि होगी या खेती या फसल, उसको इसमें लगाया जाता है। यह मुख्यतः वर्षा से मृदा के अपर्दन को रोकने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। हम लोग मृदा संरक्षण की विधि पढ़े। अब जितना हम लोग ये चैप्टर पढ़े हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित होंगे। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, हम पिछली कक्षा में से मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में मृदा के प्रमुख घटक, अवयव, मृदा का विस्तार, मृदा का वर्गीकरण, चाहे वो अमेरिका कृषि संस्थान के अकॉर्डिंग हो, और उसके बाद भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण हुआ वो भारतीय मृदा परिषद ICAR के अनुसार हुआ। अब उसके बाद मृदा संरक्षण की हम लोग विधि पढ़े। अब उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मिट्टियों को अधिकतम विस्तार से न्यूनतम विस्तार का सही क्रम चुनें। अधिकतम से न्यूनतम, तो सबसे ज़्यादा विस्तारित मृदा जलोढ़ मृदा, उसके बाद आपकी लाल मृदा, उसके बाद काली मृदा, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा। ठीक। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मृदा का कौन सा प्रकार विस्तृत है। देखिए, इंसेप्टिसोल्स सर्वाधिक विस्तृत है, उसके बाद एंटीसोल्स दूसरे क्रम पे, उसके बाद एल्कीसोल्स, उसके बाद वर्टिसोल्स। मृदा की पहली कक्षा में इन सब के बारे में विस्तृत बताया गया है और उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत विस्तार है ये सब आपको फ्लो चार्ट में मिलेगा। आप हमारी पिछली कक्षा को देखें। मृदा परीक्षक क्या है, ये मृदा परीक्षक क्या है, ये प्रश्न पूछेगा कि मृदा परीक्षक क्या है। तो मृदा परीक्षक क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल में, उसके द्वारा विकसित मृदा परीक्षक एक मिनी लैब है। इस मिनी लैब में क्या होता है, इस मिनी लैब में ये होता है कि मृदा की जांच की जाती है और किस मृदा में कितने उर्वरक का इस्तेमाल किया जाएगा इसकी भी जांच होती है। ठीक। और जो अगला प्रश्न है, मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक कौन कौन से हैं, तो मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मालिब्लेडनम तथा जस्ता है। आप लोग विस्तृत पढ़े मृदा के बारे में। 2 वीडियोस क्लासेस के द्वारा आप लोगों को बताया गया। आपको यह कक्षाएं कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।